दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कितने तरह के डिफरेंट प्लान होते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का प्लान करते हैं, लेने का विचार करते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, अदरवाइज आप बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला दोस्तों बेनिफिट है वो होता है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। तो इसमें आपको देखना ये ज़रूरी है कि वो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, बहुत ज़्यादा क्लेम डिनायल तो नहीं करती है, या उनका कस्टमर सपोर्ट कैसा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिस्चार्ज के समय पे वो कितना समय लगाते हैं आपको फाइनल अप्रूवल देने के लिए। दूसरा, आप ये ज़रूर देख लें कि उसमें जो फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं या फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं, तो उसमें कवरेज की क्या क्या कंडीशंस हैं, उसमें कहीं पे कुछ क्लॉज तो नहीं लगे हैं, और आप हमेशा फैमिली फ्लोटर प्लान ही चूज़ करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आप इंश्योरेंस का अमाउंट जो सेलेक्ट करें उसको वाइजली सेलेक्ट करें। वो डिपेंड करता है अगेन कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, क्योंकि जो ओल्ड एज ग्रुप में डिजीजेस होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो उस लिहाज से आप जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप सम इंश्योर्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ेगा जो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है। तो आप अपनी अर्निंग के हिसाब से और अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से अमाउंट डिसाइड करें कि वो बहुत कम भी न रह जाए ज़रूरत पे, और वो बहुत ज़्यादा भी ना हो कि आपकी जेब पे प्रीमियम का भार पड़े। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अंदर जो उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो 24/7 इमरजेंसी कवरेज देते हैं, या आपके घर के नज़दीक वो नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके नियर बाई उनका नेटवर्क हॉस्पिटल ना हो और आप दूर जा ना सके, तो उस समय आपको नियर बाई हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, पैसा खुद से पे करना पड़ेगा और बाद में आपको रीइंबर्समेंट के लिए जाना पड़ेगा। थर्ड दोस्तों ये भी देखना ज़रूरी है कि आप अगर यंग कपल हैं तो आप मैटरनिटी बेनिफिट ज़रूर ऑप्ट करें। आजकल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी मैटरनिटी बेनिफिट्स देने लगे हैं, क्योंकि अगले आने वाले सालों में डेफिनेटली आप अपना फैमिली प्लान करेंगे तो उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझने वाली है, ये आप ज़रूर देखें कि आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनरली 30 दिन पहले और 60 दिन बाद हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी खर्चे होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है रीइंबर्समेंट के तौर पे। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 24 घंटे के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए पहली तारीख को जनवरी में, तो आपको दिसंबर महीने में जितने भी आपने कंसल्ट किए होंगे, जो भी आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए होंगे, वो सब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। सिमिलरली डिस्चार्ज होने के बाद यानी कि जनवरी और फरवरी दोनों महीने के अंदर जो आपके खर्चे होंगे डॉक्टर को दिखाने का, फिर से कोई जांच करने का, छोटा मोटा कोई प्रोसीजर करने का, वो खर्चे भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है, जिसके लिए आपको रिइंबर्समेंट क्लेम डालना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ये चीज़ शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ टर्म रिन्यूअल प्लान भी देने लगे हैं। ये बहुत अच्छा प्लान है, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं वैसे वैसे बीमारियों का खतरा बढ़ता है, और बहुत बार लोग क्या करते हैं कि रिन्यू करना भूल जाते हैं। तो आपके जो बेनिफिट्स हैं, मान लीजिए आपकी 4 साल पॉलिसी चली, उसमें सब कुछ कवर हो गया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कवर हो गए, और आप 4 साल के बाद पॉलिसी को रिन्यू करना भूल गए, तो आपके सारे बेनिफिट्स पुराने चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लाइफ टर्म रिन्यू करा लेते हैं तो आप भूलने के खतरे से बच सकते हैं, और उन दिनों जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ आपका प्रीमियम भी बढ़ता है। तो अगर आज आप पे करेंगे तो शायद आपका प्रीमियम अमाउंट भी कैलकुलेटिवली कम जाएगा। कुछ इंश्योरेंस कंपनी फ्री मेडिकल हेल्थ चेक भी देती हैं, उसमें दोनों को फ़ायदा होता है। उनको ये पता लग जाता है कि मरीज़ को कोई बीमारी तो नहीं है, तो आगे कोई क्लेम तो नहीं आने वाला है, और मरीज़ को ये फ़ायदा हो जाता है या इंश्योर्ड को ये फ़ायदा हो जाता है कि उसको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो आप ये भी चूज़ करें, क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम पे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको 1 साल का एक हेल्थ चेकअप प्लान भी मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ। एक और पॉइंट होता है जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खासतौर से जबकि वो अस्पताल में एडमिट होते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को कभी पढ़ा नहीं होता है।
तो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कोपे होता है या कैपिंग, कुछ टर्म्स होती है। कोपे का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका खर्चा होता है अस्पताल में 1 लाख रुपए का और आपकी पॉलिसी में 10% का कोपे लगा है, तो 10,000 आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। ये एक टर्म होती है कैपिंग। कैपिंग किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ पे लगी होती है। तो फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए इंश्योरेंस कहती है कि जी हम 30,000 रुपये का कैपिंग है, तो वो आपको 30,000 ही पे करेगा। उसके ऊपर का अगर कुछ खर्चा होगा तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो ये टर्म्स भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते समय ज़रूर देख लें कि इस तरह के कोपे या कैपिंग की क्लॉज तो आपकी पॉलिसी में नहीं है। आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के बारे में भी जानना ज़रूरी है, बिकॉज होता क्या है कि आपने जब कोई पॉलिसी ली और आपने कोई डिस्क्लोज नहीं किया पॉलिसी लेते समय किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के बारे में, पर जब आप अस्पताल में भर्ती हुए तो आपने डॉक्टर को सब कुछ साफ साफ बता दिया कि हाँ मुझे हाइपरटेंशन भी है, मुझे डायबिटीज़ की बीमारी भी है, इतने साल पहले मेरा ये ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आपने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट था, जो प्रपोजल फॉर्म था, वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया। और जब ये हिस्ट्री इंश्योरेंस कंपनी को जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिजेक्ट कर देती है आपके क्लेम को। तो अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उसको डिस्क्लोज ज़रूर करें अपनी पॉलिसी में। और ये भी पढ़ लें कि किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवर करने के लिए कितना वेटिंग टाइम लगता है आपकी पॉलिसी में, उसके बाद ही आप उस डिजीज़ के लिए आगे जाएं ट्रीटमेंट के लिए। जनरली ये प्लान सर्जरीज में अक्सर होता है। एक और दिक्कत वाली बात होती है, जब अस्पताल में मरीज़ होता है भर्ती, उस समय जब इंश्योरेंस से अप्रूवल आता है, तो मान लीजिए 1 लाख के बिल पे उसने आपका 90,000 ही पे किया, बाकी नहीं पे किया। अब लोग कहते हैं क्यों, ये तो कैशलेस प्लान है। कैशलेस है सिर्फ उसके लिए जितना एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिस्पोजेबल कंज्यूमेबल्स होते हैं जिसको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती, जैसे थर्मामीटर है, टैगाडर्म है, बहुत सारे डिस्पोजेबल शीट्स वगैरह होती हैं, वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो इसके लिए आप अस्पताल से लड़ाई झगड़ा ना करें, ये इंश्योरेंस कंपनी और IRDA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, आप उनका लिस्ट ज़रूर मांग सकते हैं अस्पताल से कि आप बताइए वो कौन कौन से नॉन पेबल आइटम्स हैं जो मुझे पे करने की ज़रूरत है। और लास्ट दोस्तों, सम इंश्योर्ड और प्रीमियम अमाउंट को ज़रूर कैलकुलेट कर लें आप अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, और आपके एज ग्रुप क्या क्या है आपकी फैमिली में उनके हिसाब से। और अगर आपके पेरेंट्स 65 एंड अबव हैं तो कोशिश करें उनको एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके दें, और अपनी फैमिली का एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रखें। अगर आपके पास कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, मैं सजेस्ट करूंगा उसके बावजूद भी आप अपना एक इंडिविजुअल प्लान ज़रूर अपने साथ रखें और उसको रेगुलर रिन्यू कराएं या लाइफ टर्म रिन्यूअल कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि नौकरी कब तक है। अगर नौकरी गई तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस गया, उस समय आपको अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आती है तो उस समय आपके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपकी जानकारी भरा रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।